हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवालिक स्टडी अड्डा। एक ब्रेकिंग न्यूज है, एक अपडेट है। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म जो है भरे जाने लगे हैं, जो कि 27 फरवरी 2025 से फिल हो रहे हैं। आप लोग जल्दी से अपना फॉर्म भर दीजिए। आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग एमपीपीएससी का पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि 4 अगस्त 2024 को हुआ था एग्जाम। 1 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज हम 51 से 100 तक के प्रश्नों को देखेंगे, संपूर्ण व्याख्या देखेंगे इनकी। अब जो भविष्य में एग्जाम होगा, जिसकी डेट दे दी गई है 1 जून 2025, उसके लिए ये व्याख्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा एक स्वतंत्र उद्योग है? फूड लूज इंडस्ट्री। ठीक है, कौन सा स्वतंत्र उद्योग है? तो इसका जो सही आंसर है बी, आभूषण। ठीक है, फूड लूज इंडस्ट्री उन्हें कहा जाता है जो सामान्यतः हल्के उद्योग होते हैं। कैसे उद्योग होते हैं? सामान्यतः हल्के उद्योग होते हैं, और इनके स्थानीयकरण के लिए, इनको लगाने के लिए जो है किसी विशिष्ट कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती है। विशिष्ट कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती है, एवं विशिष्ट कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती है, एवं परिवहन के साधनों की भी इम्पोर्टेंस नहीं होती है। परिवहन के साधनों की भी इम्पोर्टेंट नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे उद्योग जो हल्के होते हैं, कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती है, और परिवहन के साधनों का विशेष महत्व नहीं होता है, उनको क्या कहा जाता है? फूड लूज इंडस्ट्री कहा जाता है, जिसमें एक आभूषण हमारा इस प्रश्न का उत्तर सही है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, साइमन मार्टिन की खुले चूल्हे की प्रक्रिया संबंधित है। विकल्प ए वस्त्र उद्योग, विकल्प बी कागज उद्योग, विकल्प सी लौह इस्पात उद्योग, विकल्प डी रासायनिक उद्योग। तो 52 क्वेश्चन नंबर का जो सही आंसर है वो है सी, लौह इस्पात उद्योग। ठीक है, अब जो साइमन मार्टिन की जो खुले चूल्हे की प्रक्रिया है, खुले चूल्हे की प्रक्रिया वास्तव में ये एक प्रोसेस है, एक विधि है, जिसको जो है साइमन मार्टिन ने विकसित किया था। ये इस्पात बनाने की एक विधि है, इस्पात निर्माण करने की या इस्पात निर्मित करने की एक विधि है, जिसमें जो है उथली भट्टी में उथली भट्टी में कच्चे लोहे और स्क्रैप को मिलाकर के इस्पात का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को खुले चूल्हे की प्रक्रिया कहा जाता है, जिसको किसने विकसित किया था? साइमन मार्टिन ने। तो हमारे 52 का जो सही विकल्प है लौह इस्पात उद्योग। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। परिवहन के साधनों में जो सबसे सस्ता परिवहन का साधन है वो जल परिवहन है। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, सरल प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 54। प्रश्न संख्या 54 है, यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ स्थित है या कहाँ है? ठीक है, तो विकल्प ए कनाडा, विकल्प बी संयुक्त राज्य अमेरिका, विकल्प सी अफ्रीका, विकल्प डी दक्षिण अमेरिका। ठीक है, तो जो यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग है, इसका सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में ये है। अगर आप लोग देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर एक शहर है न्यूयॉर्क, वहां से रेल मार्ग चलना प्रारंभ करता है और कहाँ तक जाता है? सैन फ्रांसिस्को तक जाता है। सैन फ्रांसिस्को तक जाता है। इस रेल मार्ग को जो है यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये कहाँ है? यूएसए में है, यूएसए में है। ठीक है, हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 55। भारत में नदी परिवहन के विकास में प्रमुख चुनौती क्या है? विकल्प ए उच्च लागत,
महंगे नदी जहाज, नदियों की कमी, अति क्षमता, जल स्तर में मौसमी विषमता। प्रश्न संख्या 55 का राइट आंसर 55 का डी है, जल स्तर में मौसमी विविधता। आपको पता है कि भारत एक मानसूनी जलवायु वाला देश है। जब मानसूनी जलवायु होती है तो यहाँ वर्षा प्राप्त होती है और नदियों का जलस्तर बहुत अधिक बढ़ जाता है, और जब मानसून के विपरीत की स्थिति होती है तो नदियों का जलस्तर घट जाता है। तो नदी में जल का जो है स्तर हमेशा उतार चढ़ाव वाला रहता है, जिस वजह से नदियों में कभी जल की बहुत अधिकता हो जाती है, कभी बहुत कमी हो जाती है, जो कि नदी परिवहन के विकास में एक प्रमुख चुनौती है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 56 नंबर का प्रश्न देखेंगे। मानचित्र का पैमाना क्या प्रदर्शित करता है? ए भूभाग की ऊंचाई, बी भूभाग का समतलन, सी मानचित्र पर दूरी, डी मानचित्र पर दूरी और स्थल पर वास्तविक दूरी का अनुपात। तो हमारे 56 जो क्वेश्चन है उसका आंसर है डी, मानचित्र पर दूरी और स्थल पर वास्तविक दूरी के अनुपात को प्रदर्शित करता है। अगर आपने कोई भी मानचित्र आप उठा के देख लीजिए, उसमें आपको लिखा हुआ मिल जाता होगा 1:1,00,000 या कुछ भी, मतलब जो भी मापक रहेगा उस पैमाने का वो उस पर लिखा रहता है। तो ये जो होता है, ये जो 1 है, ये मानचित्र की दूरी होती है और ये धरातल की दूरी होती है। इसी के अनुपात को जो है मानचित्र पर प्रदर्शित किया जाता है, जिसको हम पैमाना कहते हैं। इसको प्रदर्शित करने की 3 विधियां होती हैं। पहली होती है कथनात्मक विधि। पहली कौन सी होती है? कथनात्मक विधि, जिसमें ऐसे हम लोग लिख देते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर, ऐसे लिखा रहता है। दूसरी होती है प्रदर्शक भिन्न। दूसरी होती है प्रदर्शक भिन्न, प्रदर्शक भिन्न या आरएफ बोलते हैं हम लोग जिसको। ठीक है, आरएफ आपने मानचित्र में लिखा हुआ देखा होगा। तो उसमें क्या लिखा रहता है? 1:, इसमें क्या होता है, दोनों इकाइयां समान रहती हैं। ठीक है, और तीसरा होता है आलेखी विधि। तीसरी होती है आलेखी विधि, पैमाने को प्रदर्शित करने की आलेखी विधि। इसमें अगर आपने देखा होगा किसी किसी मानचित्र में ऐसे बना रहता है, आलेख के द्वारा ड्रा किया रहता है उसमें, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? आलेखी विधि कहते हैं। ठीक है, आलेखी विधि, तो जिसमें मानचित्र की दूरी और धरातल की दूरी के अनुपात को प्रदर्शित किया जाता है। मानचित्र की दूरी अपान धरातल की दूरी को प्रदर्शित किया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पैमाना कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 57 नंबर, क्वेश्चन नंबर 57। यदि Rn का मान 1 से अधिक है, Rn का मान 1 से अधिक है, तो यह किस प्रकार के प्रतिरूप का संकेत देता है? विकल्प ए समान प्रतिरूप, विकल्प बी संघनित प्रतिरूप, विकल्प सी यादृच्छिक प्रतिरूप, विकल्प डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो 57 है, इसका एमपीपीएससी की जो आयोग है उसने जो है 2 विकल्प सही माने हैं, एक समान प्रतिरूप और एक यादृच्छिक प्रतिरूप। ठीक है, अब आयोग ने ए और सी दोनों सही माने हैं, हम लोग लेकिन इसकी व्याख्या देख लेते हैं तो हमें बेहतर समझ में आ जाएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ये जो है निकटतम पड़ोसी विधि, नियरेस्ट नेबर मेथड का प्रश्न है, जिसमें Rn बराबर जो सूत्र होता है उसको भी देख लीजिए आप लोग, यहीं किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, DO/dr। ठीक है, ये निकटतम पड़ोसी विधि को निकालने का सूत्र होता है। इसमें ये जो विधि है ये विकसित करी थी JP क्लार्क एंड FC इवांस ने। ठीक है, FC इवांस ने कब विकसित करी थी? 1954 ईस्वी में। कई बार इससे प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा इसको ध्यान से देख लीजिए। अब इसमें जो उन्होंने 3 बातें बताई थी, 3 तरह का जो है इसका जो है प्रतिरूप हो सकता है नगरों का। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सबसे पहला होता है, यदि किसी का मान Rn का मान 0 आता है तो उसको पूर्ण संकेंद्रण या संकेंद्रित या पुंजित, अलग अलग विकल्प में अलग अलग शब्द देता है, तो सारे शब्द हम लोग देख लेंगे। पुंजित, ठीक है, या गुच्छित या क्लस्टर्ड,
इनमें से कोई शब्द भी आपको दे सकता है, ठीक है। क्लस्टर्ड, ये यदि Rn का मान 0 आता है तो पूर्ण संकेंद्रण या संकेंद्रित, पुंजित, गुच्छित या क्लस्टर्ड होता है, ठीक। यदि Rn का मान 1 आता है, यदि Rn का मान 1 आता है तो उसको बोलते हैं रैंडम। क्या बोलते हैं? रैंडम, या बोलते हैं यादृच्छिक, यादृच्छिक, ठीक है। यदि मान 1 से अधिक है, 1 से अधिक है, 1 से अधिक है 2.1491, ये करीब करीब रहता है 2.15 के करीब रहता है। यदि ऐसा रहता है तो इसको बोला जाता है पूर्ण समांगी, पूर्ण समांगी, ठीक है, या नियमित। क्या बोलते हैं? या नियमित, ठीक है। और इसी को हम लोग रेगुलर भी बोलते हैं, रेगुलर, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी बनती है। यदि 0 आता है Rn का मान तो पूर्ण संकेंद्रित होता है, 1 आता है तो रैंडम यादृच्छिक होता है, 1 से अधिक या ये होता है तो इसको नियमित बोलते हैं, ठीक है। 1 से अधिक होता है। अब देखिए यादृच्छिक 1 से अधिक पूछा गया है तो ये समान प्रतिरूप तो नियमित या रेगुलर जिसको हम लोग बोलते हैं वो तो हो ही, 1 से अधिक है तो ये वाला तो सही है। लेकिन अब चूंकि 1 को भी उन्होंने यादृच्छिक प्रतिरूप को इसमें विकल्प में रख दिया है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि यदि जो है 1 से अधिक होता है तो जो रैंडमनेस की संभावना होती है वो अधिक हो जाती है ना, ठीक है। तो इसका विकल्प आयोग ने ए और सी माना है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 58। क्वेश्चन नंबर 58, संभाव्यता प्रतिचयन का दूसरा नाम क्या है? संभाव्यता प्रतिचयन का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, यादृच्छिक, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये 2 तरह से सैंपलिंग जब हम लोग करते हैं तो 2 तरह से करते हैं। एक होती है, इसको थोड़ा विस्तार से समझ लेंगे, एक होती है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। दूसरी क्या होती है? नॉन प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभाव्य या संभावित। इसका मतलब होता है कि जब भी सैंपल में हम सैंपल साइज लेते हैं किसी भी जनसंख्या में तो उसमें जो उनके चयन की संभावना होती है वो सभी की होती है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रैंडम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रैंडम भी कहते हैं, संभावित, ठीक है। और ये कई प्रकार की होती है, जैसे सिंपल रैंडम सैंपलिंग, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग, ठीक है। स्ट्रेटाफाइड, आपने नाम सुने होंगे सब, ठीक है। रैंडम सैंपलिंग, ठीक है, या क्लस्टर सैंपलिंग, ठीक है, क्लस्टर सैंपलिंग। ये सब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मतलब इनमें जो सैंपल साइज जो हम सेलेक्ट करते हैं और उसका चयन करते हैं तो उसमें जो जनसंख्या के प्रतिरूप है उस सभी के चुने जाने की संभावना समान रहती है। जैसे मान लीजिए कोई सैंपल, मैंने कोई भी सैंपल साइज इसमें अप्लाई किया और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हम अगर लागू करते हैं तो इनमें से सभी के चुने जाने की जो प्रायिकता है, संभावना है, वो समान रहती है। इसको क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बोलती हैं। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या होता है कि उसमें समान नहीं रहती है, ठीक है। तो ये जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है वो कई प्रकार की होती है, जैसे कन्वीनियंस होती है एक, ठीक है, सैंपलिंग। दूसरी जो है कोटा सैंपलिंग होती है, ठीक है। उसके अलावा आपने नाम सुने होंगे स्नोबॉल सैंपलिंग, ठीक है। अभी तो फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, एक होती है परपजिव सैंपलिंग, ठीक है। अब विकल्प एग्जाम में प्रश्न नहीं आता कि कौन सी इसमें जो है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, कौन सी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। तो आप यहाँ से समझ लीजिए कि नॉन प्रोबेबिलिटी में कौन कौन सी चीज़ें रखी जाती हैं और प्रोबेबिलिटी वाले में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, मालवीय प्रक्षेप में भूमध्य रेखा की लंबाई क्या होती है,
ठीक है, तो मालवीय प्रक्षेप के बारे में थोड़ा समझते हैं। वैसे सही उसका उत्तर जो है डी है, ठीक है, r√2/4, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं। मालवीय प्रक्षेप जो है एक जर्मन मानचित्रकार थे। कौन थे? जर्मन मानचित्रकार थे, ठीक है, जिन्होंने 1805 ईस्वी में जो है एक प्रक्षेप बनाया था जिसको मालवीय प्रक्षेप या समक्षेत्र प्रक्षेप भी कहते हैं, ठीक है। कार्ल ब्रेंडन मालवीय, जिन्होंने इस प्रक्षेप को बनाया था, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या बताया था? इसमें इन्होंने बताया था कि जो भूमध्य रेखा की लंबाई होती है, मालवीय प्रक्षेप में भूमध्य रेखा की लंबाई, भूमध्य रेखा की लंबाई केंद्रीय मध्याह्न रेखा की, केंद्रीय मध्याह्न रेखा की लंबाई से दोगुनी या प्रक्षेप में बनाए गए वृत्त की त्रिज्या से 4 गुना बड़ी होती है, 4 गुना बड़ी रखते हैं, ठीक है। तो मालवीय प्रक्षेप में भूमध्य रेखा की लंबाई निकालने के लिए हम इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कारण क्या है? कारण उसका यही है कि भूमध्य रेखा की जो लंबाई है वो मध्याह्न रेखा की लंबाई से 2 गुनी बड़ी या प्रक्षेप में बनाए गए वृत्त की त्रिज्या से 4 गुना बड़ी रखते हैं, ठीक है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जब बेलन सिलेंड्रिकल बृहत वृत्त का स्पर्शी हो तो इसका परिणाम होगा। प्रश्न है, जब बेलन बृहत वृत्त की स्पर्शी हो तो इसका परिणाम होगा। प्रश्न संख्या 60 या 60 का जो आंसर है वो है ए, एक मानक रेखा। इसमें अगर आप देखेंगे कि ग्लोब है, ग्लोब को जब हम एक बेलन से आवृत करते हैं अक्षांश और रेखाओं को प्रक्षेपित करने के लिए, तो यदि आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि किसी भी एक अक्षांश के सहारे ही हमारा बेलन उसको टच कर रहा है, ठीक है। किसी एक अक्षांश के सहारे ही उसको टच कर रहा है, इसलिए बेलन में बृहत वृत्त की जो स्पर्शी होती है वो कोई ही एक मानक अक्षांश रेखा होती है, ठीक है। आप इस प्रैक्टिकल को करके भी देख सकते हैं। किसी कागज को फोल्ड करके ग्लोब के चारों तरफ लगाएंगे तो कोई एक अक्षांश रेखा ही उसको स्पर्श करेगी, तो वही जो स्पर्श करेगी वही अक्षांश रेखा मानक अक्षांश रेखा होगी, एक मानक रेखा कहलाएगी, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के अनुसार टर्सरी युग में, किस युग की बात हो रही है? टर्सरी युग में उत्तरी ध्रुव कहाँ पर स्थित था? उत्तरी ध्रुव कहाँ पर स्थित था, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ए, 51 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 153 डिग्री पश्चिमी देशांतर के आसपास जो है उत्तरी ध्रुव स्थित था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल स्थित था। किस युग में? टर्सरी युग में, ठीक है। हम बाकी विकल्पों को भी अगर देख लें तो जो हमारा विकल्प बी है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 147 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर कार्बोनिफेरस में, कब? कार्बोनिफेरस में जो है नॉर्थ पोल स्थित था। और हमारा जो सी है विकल्प
114 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 124 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर सिलूरियन में जो है हमारा उत्तरी ध्रुव स्थित था। ठीक है, और अगर हम अभी बात कर लें कि दक्षिणी ध्रुव कहाँ पर स्थित था, वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत में जब ध्रुवों को विस्थापित होने की बात हुई थी तो दक्षिणी ध्रुव जो है वो टर्सरी युग में, किस युग में, टर्सरी युग में, यहाँ पे समझ लेते हैं हम लोग, टर्सरी युग में जो है अफ्रीका के दक्षिण में, अफ्रीका के दक्षिण में 53 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास, 53 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास साउथ पोल स्थित था। ठीक है, टर्सरी युग में। और कार्बोनिफेरस युग में जो साउथ पोल था वो नेटाल में था, डरबन के पास दक्षिणी पोल स्थित था, दक्षिणी ध्रुव स्थित था। ठीक है, और सिलूरियन में मेडागास्कर के आसपास जो है दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल स्थित था। ठीक है, तो ये प्रश्न कई तरह से बदल के पूछा जा सकता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा कि किस युग में ध्रुव जो है कहाँ पर स्थित थे। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 62। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? भूसन्निधियों के बारे में बात कहेगी। विकल्प ए है भूसन्निधियों का रूप सदैव एक सा नहीं रहता। विकल्प बी भूसन्निधियां गतिशील होती हैं। विकल्प सी भूसन्निधियां प्रायः दो दृढ़ भूखंडों के बीच होती हैं। विकल्प डी भूसन्निधियों का भूगर्भिक इतिहास बहुत छोटा होता है। तो हमारा सही उत्तर यही है, ये जो कथन है वो सही नहीं है, विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। जो इनके बारे में 3 कथन दिए गए हैं भूसन्निधि के बारे में, ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि भूसन्निधियों का आकार रूप हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, उनकी स्थिति, उनका आकार और उनका बनावट जो है वो बदलती रहती है। ये हमेशा गतिशील होती हैं, लंबी, सकरी एवं उथली होती हैं, लंबी, सकरी एवं उथली होती हैं। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए जितने भी प्राचीन और नवीन जो है पर्वत हैं, प्राचीन एवं नवीन पर्वत, उन सब की उत्पत्ति भूसन्निधियों से ही हुई है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 62 का जो सही आंसर है वो है विकल्प डी। बाकी जो 3 कथन दिए गए हैं वो भूसन्निधियों के बारे में बिल्कुल सही हैं, चौथा विकल्प जो है वो गलत है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 62-63। काष्ठ स्थलाकृति के विकास के लिए, प्रश्न है काष्ठ स्थलाकृति विकास के लिए कौन सा क्षेत्र आदर्श है? ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है चूना पत्थर के क्षेत्र। आपको पता है काष्ठ स्थलाकृतियां जो है भूमिगत जल के द्वारा निर्मित होती हैं, भूमिगत जल के द्वारा निर्मित होती हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो काष्ठ क्षेत्र है वो चूने पत्थर से निर्मित चट्टानों पर जब भूमिगत जल जो है अक्षय अपरदन करता है तो ये स्थलाकृतियां निर्मित होती हैं। और ये पूर्ववर्ती यूगोस्लाविया में ये तट काष्ठ क्षेत्र स्थित है। वहां के तटीय क्षेत्र के नाम पर इनका नाम काष्ठ स्थलाकृति रखा गया और ये भूमिगत जल के द्वारा निर्मित होती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, चूना पत्थर के क्षेत्र। प्रश्न संख्या 64 है, निम्न में से कौन सा जल प्रपातों का पीछे हटना का उदाहरण है? कौन सा जल प्रपातों का पीछे हटना का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है नियाग्रा प्रपात, जो कि यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। अब होता क्या है कि पीछे हटने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए ये कोई चट्टान है, ठीक है, और यहां से जल गिर रहा है वैसे, ठीक है, ये जल गिर रहा है, तो ये जो हिस्सा निकला हुआ है ये यहाँ पर अपरदन होता रहता है
और ये टूट टूट के नीचे गिरता रहता है। जब ये टूट के नीचे गिरता रहता है तो इसका जो है ये वाला हिस्सा अपर्दित होता रहता है। अपर्दित ऐसे होता रहता है तो स्वाभाविक बात है, अगर आप देखेंगे तो जो है ये हिस्सा इसका जो है पीछे हट गया यहाँ से, ठीक है, पीछे हट गया, तो इसी बात को पीछे हटना कहा जाता है। तो ये जो विशेषता पाई जाती है, ये विशेषता जो है नियाग्रा प्रपात में पाई जाती है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे है? यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 65। किस विद्वान ने हिमानी के अपरदनात्मक मैदानों को क्रायोप्लेनेशन का परिणाम माना है? क्रायोप्लेनेशन का परिणाम माना है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है ब्रायन किर्क, ठीक है। इसमें क्या है, ब्रायन किर्क महोदय ने क्रायोप्लेनेशन शब्द को जो है लोकप्रिय बनाया, उनको ही श्रेय जाता है इस शब्द को लोकप्रिय बनाने का। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि जो शीत क्षेत्र होते हैं या पेरी ग्लेशियर वाले क्षेत्र होते हैं, वहां पर मैदानों एवं पेडिमेंट के जो है निर्माण के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया था। किसने? ब्रायन किर्क महोदय ने, ठीक है। उनकी जो वर्णन और व्याख्या जो है की गई थी वो क्रायोप्लेनेशन शब्द में की गई थी, शीत क्षेत्रों में मैदानों एवं पेडिमेंट के निर्माण के लिए, ठीक है। अगले हम लोग देखते हैं आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? कौन सी जो है? तो इसका सही उत्तर है जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। यदि हम लोग इसको एक जो है विकल्प से देख लें, मतलब एक मैप से देख लें, तो हमें लगता है ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। जैसे जो जिब्राल्टर है वो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, ठीक है। और यदि आपको याद हो बॉस्फोरस जो जल संधि है ये जो है काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है, ठीक है। और हरमुज जल संधि जो है आपको याद है अगर, तो ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को जोड़ती है, ठीक है। और ये डोबर जल संधि जो है आपको जो यूरोप को इंग्लैंड से जो अलग करता है उत्तरी सागर में अगर आप देखेंगे तो आपको वहां पर डोबर जल संधि देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आप एक मैप में इनको आसानी से देख सकते हैं। मैप में देखने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ये इस मैप में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो जल संधि है ये देख रहे हैं, इधर ओमान की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी, और इधर फारस की खाड़ी है। यहाँ पर जो जल संधि है वो जो है हार्मुज जल संधि है, ठीक है। और यदि हम दूसरी तरफ देखें, आपकी जो जिब्राल्टर जल संधि है वो यहाँ पर है, जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है। और अगली जो थी डोबर जल संधि की बात हो रही है वो यहाँ पर है, डोबर जल संधि, ठीक है। और जो एक मारमरा सागर और काला सागर को जो जल संधि जोड़ रही थी, बॉस्फोरस जल संधि, वो यहाँ पर है, ठीक है। आप मैप में अगर देखेंगे ये हमारा काला सागर है, ब्लैक सी जिसको बोलते हैं, और यहाँ पर ये मरमरा सागर है, ठीक है। तो इस चित्र से आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। जल संधियों से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए थोड़ा सा मैप में देखना जरूरी था, ठीक है। हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमारा जो है 66। प्रश्न संख्या 66 तो हो ही गया। प्रश्न संख्या 67, ठीक है। प्रश्न संख्या 67 है निम्नलिखित में से किसे महासागरों का सबसे गहरा बिंदु माना जाता है? किसे महासागरों का सबसे गहरा बिंदु माना जाता है? तो प्रश्न संख्या 67 का जो है सही उत्तर है डी, 67 का डी, मेरियाना गर्त, ठीक है। सबको पता है उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है, लगभग 11,022 मीटर गहरी है। इसकी गहराई में थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन लगभग इतनी ही है, सभी किताबों में आपको मिल जाएगी, ठीक है। और रही बात हम टोंगा की अगर बात करें, टोंगा गर्त की, तो ये हमारी दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है,
दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है, और इसकी गहराई है 10,882 मीटर, ठीक है। अगर हम फिलीपींस की बात करें तो ये उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है, उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है, उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है, और इसकी गहराई है 10,497 मीटर, ठीक है। और कर्मडेक की अगर हम बात करें तो ये भी जो है प्रशांत महासागर में स्थित है, दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है, और इसकी गहराई है 10,047 मीटर, ठीक है। तो ये चारों जो है गर्तों की बात हो गई जो प्रशांत महासागर के गहरे क्षेत्र हैं उनके बारे में बात हो गई। आगे हम लोग देखते हैं, हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 68 हमारा प्रश्न कह रहा है डॉल्फिन एवं चैलेंजर कटक किस महासागर में स्थित हैं। डॉल्फिन एवं चैलेंजर कटक किस महासागर में स्थित हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर जो मध्य अटलांटिक कटक पाया जाता है, जो एस आकार तक फैला हुआ है, एस आकार का फैला हुआ है, ये लगभग 14,400 किलोमीटर लंबा है, 14,400 किलोमीटर लंबा है, और उत्तर में आइसलैंड द्वीप के पास से प्रारंभ होकर के, ठीक है, ये दक्षिण में वोवेट द्वीप तक जाता है। पता होना चाहिए आपको ये बात, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। वोवेट द्वीप एस आकार में फैला हुआ है। ये भूमध्य रेखा के जो उत्तर का भाग है उसको कहा जाता है डॉल्फिन उभार या डॉल्फिन कटक, डॉल्फिन उभार, और जो भूमध्य रेखा के दक्षिण का भाग है उसको कहा जाता है चैलेंजर उभार, चैलेंजर उभार या चैलेंजर कटक, ठीक है। तो ये हमारे दोनों किस महासागर में स्थित हैं, अटलांटिक महासागर में उत्तर है स्थित हैं। 68 प्रश्न संख्या 68 का जो विकल्प है बी सही है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 69 जो है निम्नलिखित में से कौन पैलेजिक निक्षेप में सम्मिलित है। निम्न है कौन पैलेजिक निक्षेप में सम्मिलित है। अच्छा, यहाँ पर एक थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे क्योंकि प्रश्न संख्या 69 और प्रश्न संख्या 70, ठीक है, 69 और 70 जो है एक जैसे प्रश्न है, इनकी थोड़ी हम लोग विस्तृत व्याख्या अगर देख लेते हैं तो उम्मीद है ये बात आपको बेहतर तरीके समझ में आ जाएगी और फिर आगे आने एग्जाम में कभी गलत नहीं होगी, ठीक है। हम लोग यहाँ पर इन दोनों प्रश्नों की व्याख्या देखेंगे। पहले तो अच्छा उत्तर देख लेते हैं। जो प्रश्न संख्या 69 है, प्रश्न संख्या 69 निम्नलिखित में से कौन सा पैलेजिक निक्षेप में सम्मिलित नहीं है। तो जो 69 है, 69 का आंसर है पैलेजिक, पूछा ना, पैलेजिक निक्षेप में सम्मिलित है, पैलेजिक निक्षेप में सम्मिलित है। तो इसका जो विकल्प का सही उत्तर है प्रश्न का लाल मृत्तिका, ठीक है। और प्रश्न संख्या 70 निम्नलिखित में से कौन सा निक्षेप का निर्माण अत्यंत सूक्ष्म पौधों के अवशेष से होता है। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर है डायटम उज। तो हमारे जो 69 और 70 प्रश्न है दोनों का जो विकल्प है वो डी वाला सही है, ठीक है। अब हम लोग जरा निक्षेप से संबंधित जो है विस्तृत व्याख्या देख लेते हैं क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछी गई है। हम लोग अगर समझेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जो है महासागरीय निक्षेप के जो है ये कई प्रकार होते हैं और कई स्रोत होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसमें एक बात करें तो सबसे पहला जो होता है वो स्थलीय या भूमिज निक्षेप, स्थलीय या भूमिज निक्षेप, ठीक है, स्थलीय भूमिज निक्षेप, ठीक है। स्थलीय या जो भूमिज निक्षेप होते हैं इनका सोर्स जो है वो भूमि ही होती है। अपर्दन के जो कारक होते हैं, नदी, पवन आदि के अपर्दन द्वारा पदार्थ जो है नदियों के माध्यम से, हवा के माध्यम से महासागरों में जाकर के निक्षेपित हो जाता है या निक्षेप होता है, जमा हो जाता है, ठीक है। तो इनका जो सोर्स है वो भूमि ही है, स्थलीय या भूमिज निक्षेप का, और ये अपर्दन के कारकों द्वारा समुद्र में ले जाए जाते हैं। अब ये होते कितने हैं, कितने प्रकार के हैं। तो इनमें जो सबसे पहले होता है वो होती है बजरी। सबसे क्या पहले होती है बजरी, फिर दूसरे नंबर पे होता है रेत, तीसरे नंबर पे होता है सिल्ट, ठीक है, चौथे नंबर पे होता है मृत्तिका, जिसको हम लोग क्ले भी कहते हैं, ठीक है, और पांचवें नंबर पे होता है पंख, जिसको हम लोग क्या कहते हैं
मड कहते हैं, ठीक है, मड कहते हैं। और जो पंख है, ठीक है, पंख को जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है, पंख को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ब्लू मड, ठीक है, दूसरा है ग्रीन मड, ग्रीन मड, और तीसरा जो है वो है रेड मड, ठीक है, रेड मड। तो ये स्थलीय या भूमिज निक्षेप के प्रकार हो गए, आप समझ रहे हैं ना। इनका जो है जो सोर्स होता है इनका वो भूमि ही होती है। अगला प्रकार देखते हैं। दूसरा होता है ज्वालामुखी पदार्थ। दूसरा होता है ज्वालामुखी पदार्थ, ठीक है, ज्वालामुखी पदार्थ तथा निक्षेप या निक्षेप। अब ये ज्वालामुखी पदार्थ 2 तरह के होते हैं। जो समुद्र के अंदर ज्वालामुखी फटते हैं उनका भी निक्षेपण समुद्र में हो जाता है, और जो बाहर होते हैं स्थलीय भाग पे ज्वालामुखी से पदार्थ निकलता है उनका भी निक्षेपण समुद्र में हो जाता है, ठीक है। तीसरा जो होता है, ये दूसरा हो गया था, और तीसरा जो होता है वो होता है जैविक पदार्थ। क्या बोलते हैं हम लोग? जैविक पदार्थ। तीसरा जो होता है वो होता है जैविक पदार्थ, ठीक है। जैविक पदार्थ 2 तरह के होते हैं, इसको थोड़ा ध्यान समझ लीजिएगा, अक्सर प्रश्न यहीं से पूछा जाता है। जैविक पदार्थ होता है, एक होता है नैरेटिक। क्या होता है? नैरेटिक, ठीक है, नैरेटिक निक्षेप। दूसरा होता है पैलेजिक निक्षेप। पैलेजिक निक्षेप, ठीक है। तो जो नैरेटिक निक्षेप और पैलेजिक निक्षेप होते हैं, इनमें जो मुख्य अंतर होता है वो इनकी गहराई को लेकर के होता है, ठीक है। नैरेटिक जो होते हैं वो तट तलवासी बोलते हैं इनको, ठीक है, नैरेटिक को। और जो पैलेजिक होते हैं वो अगाध सागरीय होते हैं, मतलब गहरे भागों में पाए जाते हैं, अगाध सागरीय इनको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, नैरेटिक और पैलेजिक, ठीक है। और जो अगाध सागरीय या पैलेजिक होते हैं उनको 2 भागों में बांटा जाता है। हम लोग यहाँ से थोड़ा सा कलर चेंज करके समझते हैं। 2 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है चूना प्रधान। पहला क्या होता है? चूना प्रधान। और दूसरा होता है सिलिका प्रधान, ठीक है, सिलिका प्रधान। सिलिका प्रधान, चूना प्रधान और सिलिका प्रधान। चूना प्रधान भी 2 तरह का होता है। चूना प्रधान भी 2 तरह का होता है। चूना प्रधान एक होता है टेरोपाड, टेरोपाड उज, और दूसरा होता है ग्लोबिजरीना उज, ग्लोबिजरीना उज, ठीक है, ग्लोबिजरीना उज। अब जो टेरोपाड उज है ये एक जीव होता है, मोलस्क जीव होता है, मोलस्क जीव, ठीक है, मोलस्क जीव होता है टेरोपाड, उससे इसका निर्माण होता है। मोलस्क जीव टेरोपाड होता है, उससे इसका निर्माण होता है। और जो ग्लोबिजरीना होता है, एक ग्लोबिजरीना नाम का ही एक जीव होता है, ठीक है, उसके कोष से निर्मित होता है। और ये दोनों जो है चूना प्रधान होते हैं। जबकि जो सिलिका प्रधान है ये भी 2 तरह का होता है। सिलिका प्रधान है ये भी 2 तरह का होता है। अगर इसको हम लोग आगे देख लें, सिलिका प्रधान जो है ये भी 2 तरह का होता है। एक क्या हो गया? रेडियो लेरियन, रेडियोलेरियन उज, ठीक है। इसमें रेडियोलेरिया डाइटम तथा फोरामेनिफर जीव के अवशेष पाए जाते हैं, जीव के अवशेष पाए जाते हैं। और जो दूसरा होता है डाइटम उज, डाइटम उज, ठीक है, ये सूक्ष्म पौधों के अवशेष से निर्मित होता है। ये सूक्ष्म पौधों के अवशेष होते हैं जो समुद्र में निक्षेपित
होते हैं। ठीक है, हमारा जो विकल्प था, प्रश्न था 70 नंबर, वो इसी से संबंधित था। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि 3-4 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा जो है एक अकार्बनिक पदार्थ भी हमारे उसमें निक्षेपित होते हैं। अकार्बनिक पदार्थ, उसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है कार्बनिक पदार्थों में, वो लाल मृत्तिका होती है। ये हमारा जो 69 नंबर का प्रश्न था वहां से पूछा गया है, लाल मृत्तिका। ठीक, सबसे महत्वपूर्ण होती है लाल मृत्तिका अकार्बनिक पदार्थों में। ये अगाध सागरियों में, मतलब गहरे अगाध सागरों में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है अकार्बनिक पदार्थों में लाल मृत्तिका। उम्मीद है आपको निक्षेप समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अब हम अपने प्रश्न में पुनः देख लेते हैं। पूछा गया है सूक्ष्म पौधों से, तो सूक्ष्म पौधों से कौन निर्मित होता है? डायटम। और ये जो तीनों हैं ये सब जीव, छोटे जीव जो समुद्र में पाए जाते हैं उनसे निर्मित होता है, जबकि ये किससे निर्मित होता है? पौधों से निर्मित होता है। ठीक है, और ये जो 69 नंबर का प्रश्न था कि पैलेजिक निक्षेप, पैलेजिक मतलब क्या हुआ? अगाध सागर में पाए जाने वाले। अब देखिए ये जो है ये भारी चीजें होती हैं और ये तट के किनारे ही मिलती हैं, जबकि लाल मृत्तिका जो है ये अकार्बनिक पदार्थ है और गहरे सागरों में इसका निक्षेप होता है सर्वाधिक क्षेत्रफल पर। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 71। प्रश्न संख्या 71 है, मानचित्र के विवर्धन या लघुकरण में कौन सा मानचित्र पैमाना सबसे उत्तम होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आलेखी विधि। आलेखी विधि के माध्यम से हम किसी भी मानचित्र को छोटा या बड़ा कर सकते हैं बहुत आसानी से, और सबसे सरल पड़ता है आलेखी विधि। ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया था आलेखी विधि ऐसे होती है जिसमें मापक जो है वो आलेख के द्वारा दर्शाया गया हो। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 72। कुछ जो है जीएनएसएस दिए गए और देश और संघ दिए गए, उनका मिलान करना है आपको, ये किस देश से संबंधित हैं। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहले दिया गया ग्लोनास। ग्लोनास, ठीक है, ग्लोनास कहाँ का है? ग्लोनास है रूस का, याद कर लेना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ग्लोनास। ठीक है, उसके बाद है गैलीलियो। गैलीलियो जो है कहाँ है? यूरोपियन संघ का है, यूरोपियन संघ का है। ठीक है, उसके बाद क्या है? नवस्टार जीपीएस। नवस्टार जीपीएस कहाँ का है? यूएसए का है। ठीक है, यूएसए का है। और बाईडू, बाईडू कहाँ का है? बाईडू कहाँ का है? चीन का है। ठीक है, तो इस आधार पे अगर हम मिलाएं 72 का जो सही विकल्प होगा वो ए हो जाएगा। ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 72 का ये सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम लोग 73 देखते हैं, निम्नलिखित में से दृश्य वर्णक्रम में न्यूनतम वर्णक्रमीय परावर्तन किसका होगा? न्यूनतम जो है परावर्तन जो है वो साफ पानी का होता है, साफ पानी का होता है, साफ पानी का होता है। ठीक है, इसमें आपने अगर देखेंगे तो जो सूखी या नग्न मृदा होती है ये 30 से 40% हिस्से का जो है परावर्तन कर देती है, जबकि जो वेजिटेशन होती है वो लगभग 50% अपने हिस्से का परावर्तन कर देती है। लेकिन जो साफ पानी होता है ये सबसे कम परावर्तन, न्यूनतम परावर्तन करता है। तो विकल्प जो है डी सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 73 का। अब हम प्रश्न संख्या 74 पे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 74 है कि निम्नलिखित में से सबसे पुराना WGS कौन सा है? सबसे पुराना WGS कौन सा है? ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग WGS समझते हैं क्या WGS। ठीक है, उसके बाद उत्तर देखेंगे। हालांकि प्रश्न संख्या 74 का जो है उत्तर है बी, WGS 60। ठीक है, तो WGS को अगर हम समझ लें तो हमारे सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। वर्ल्ड जियोडेटिक, वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम, वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम। ठीक है, ये अमेरिकी का जो डिफेंस सिस्टम है, अमेरिकी का जो डिफेंस है वहाँ, और वहाँ के साइंटिस्ट ने मिलकर के इस सिस्टम को तैयार किया है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम। ये मानचित्र बनाने में,
ठीक है, ये सैटेलाइट के नेविगेशन में और जीपीएस में ये प्रणाली लागू होती है। ठीक है, तो सबसे पुराना या सबसे पहले जो WGS लागू किया गया था वो था WGS 60। ठीक है, ये प्रश्न जो है असिस्टेंट प्रोफेसर में तो पूछा ही गया है। इसके अलावा जो अभी हाल में 2024 में MP सेट का पेपर हुआ है वहां पर भी इस प्रश्न को रिपीट किया गया। वहां प्रश्न पूछा गया था कि सबसे बड़ा WGS कौन सा है, तो आप उसको कमेंट करके बताइए कि सबसे बड़ा WGS कौन सा है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 75, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रसार, माध्यक, लारेंज वक्र, चतुर्थक विचलन, उपयुक्त में से कौन सा प्रकीर्णन का मापक है, डिस्पर्सन की मापक है। ठीक है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करेंगे डिस्पर्सन की मापक है। ठीक है, इसमें इस प्रश्न का जो है विकल्प है 75 का बी। 75 का जो सही उत्तर है बी, 1, 3 और 4 ये जो है डिस्पर्सन को मापने के तरीके हैं। जबकि जो माध्यक है ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को दर्शाता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापक करता है, जिसमें हम लोग माध्यक, ठीक है, माध्यिका एवं बहुलक की बात करते हैं। ठीक है, वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को दर्शाते हैं। जबकि जो प्रकीर्णन है, डिस्पर्सन है, वो प्रसार के द्वारा, लारेंज वक्र के द्वारा, चतुर्थक विचलन के द्वारा, इसके अलावा जो है इसके अलावा सतमक विस्तार के द्वारा भी हम लोग उसको देखते हैं, डिस्पर्सन को देखते हैं। ठीक है, उसके अलावा माध्य विचलन होता है एक। ठीक है, माध्य विचलन के द्वारा भी हम लोग जो है डिस्पर्सन को देखते हैं। तो इस प्रश्न संख्या 75 का जो सही उत्तर है वो है विकल्प बी, 1 और 3, 4 सही इसके उत्तर हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 76, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र राई और सरसों की खेती के लिए जाना जाता है। तो राई और सरसों के लिए चंबल बेसिन का क्षेत्र जाना जाता है। चंबल बेसिन का क्षेत्र जाना, जिसमें भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, ठीक है, श्योपुर, ये जिले आते हैं और ये जो है राई और सरसों की खेती के लिए जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 77 है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में से किसका कोयला भंडार सर्वाधिक है। ठीक है, तो 77 का सही उत्तर है सिंगरौली। हालांकि सभी भी कोयला क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के ये सभी कोयला क्षेत्र हैं, लेकिन यहाँ पूछा गया सबसे जो है सर्वाधिक भंडार वाला। ठीक है, तो सिंगरौली इसका सही उत्तर है। कोयले की 136 मीटर मोटी परत जो है सिंगरौली में स्थित है। प्रश्न संख्या 78 हम लोग देखते हैं, मध्य प्रदेश में तांबा उत्पादक प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। तो 78 का जो सही उत्तर है वो मलाज खंड है। मलाज खंड जो है ये बालाघाट में स्थित है, जो कि तांबा उत्पादक प्रमुख क्षेत्र है। इसके अलावा एमपी में सलमीनाबाद, जबलपुर में, वो भी जो है तांबा उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, अगले हम लोग देखते हैं 78 के बाद 79, बिजावर सीरीज का संबंध है। बिजावर सीरीज का जो संबंध है वो कुडप्पा शैल समूह के साथ है। ठीक है, कुडप्पा शैल समूह को 2 सीरीज में बांटा गया है, एक बिजावर और एक ग्वालियर उपक्रम, या बिजावर उपक्रम और दूसरा ग्वालियर उपक्रम। अब जो बिजावर उपक्रम है ये पन्ना और छतरपुर में पाया जाता है। ठीक है, जहां पर हीरा के निक्षेप मिलते हैं, इसी क्षेत्र से हीरा निकाला जाता है। ठीक है, कुडप्पा शैल समूह, ठीक है, बिजावर श्रेणी उसी से संबंधित है। ग्वालियर उपक्रम जो है ग्वालियर के आसपास पाया जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 80 है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर महान एल्युमिनियम प्लांट स्थित है। प्योर फैक्ट का प्रश्न है, आपको रटना ही पड़ेगा। 80, प्रश्न संख्या 80 का जो है बी विकल्प सही है, बरगवा सिंगरौली। ठीक है,
महान एल्युमिनियम प्लांट कहाँ स्थित है? बरगमा सिंगरौली में स्थित है। ठीक है। प्रश्न संख्या 81 की बात करेंगे। रूस का कुजनेटस्क बेसिन किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो जो रूस का कुजनेटस्क बेसिन है वो प्रसिद्ध है कोयला के लिए। ठीक है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। इसको हम लोग कुजबास भी बोलते हैं, कुजबास। ठीक है, और यहाँ से बिटुमिनस कोयला निकाला जाता है, बिटुमिनस कोयला निकाला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 82। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारत को नियोजन प्रदेशों में बांटने का पहला प्रयास किया है? ठीक है, किस व्यक्ति ने सबसे पहले किया 82 में? के.एस. रामचंद्रन ने किया है। के.एस. रामचंद्रन ने सबसे पहला प्रयास किया है। प्रश्न संख्या 83। मानव विकास सूचकांक के परिकलन में निम्न में से किस सूचकांक को लिया जाता है? ठीक है, तो इसका विकल्प उपरोक्त सभी सही है। मानव विकास का सूचकांक जो है प्रति व्यक्ति आय, वयस्क साक्षरता और जीवन संभाव्यता, तीनों सूचकांकों को लिया जाता है, जिससे हमारा मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया जाता है। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा इसका जो है निर्माण किया गया था, आप सभी लोग जानते हैं। रैंक इनकी जो है करंट में जो आती रहती है उसको आप पढ़ लीजिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 84 अगर हम लोग देखेंगे, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि जलवायु क्षेत्रीय नियोजन उपागम स्वीकार किया गया? किस पंचवर्षीय योजना में कृषि जलवायु क्षेत्रीय नियोजन उपागम स्वीकार किया गया? तो इसका प्रश्न का उत्तर है 7वीं पंचवर्षीय योजना में, विकल्प डी, जो कि हमारी कब से कब तक थी? 1985 से 1990 तक जो हमारी पंचवर्षीय योजना चली, 7वीं पंचवर्षीय योजना चली थी, जिसमें कृषि जलवायु क्षेत्रीय नियोजन उपागम को स्वीकार किया गया था। प्रश्न संख्या 85 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहली बार एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी? तो जो 85 नंबर का प्रश्न है, 85 का सही उत्तर है बी, 1976 और 77 के आसपास इस जो है ग्रामीण विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया था। शुरुआती दौर में 50 विकास खंडों में इसको लागू किया गया था, लेकिन 1980 तक लगभग 5011 विकास खंडों में इसको लागू किया गया था। ठीक है, किसको? IRDP को। कब चालू किया गया था? 1976-77 में। ठीक है, अगला प्रश्न देंगे। जनसंख्या संसाधन संतुलन है। ठीक है, अनुकूलतम जनसंख्या। आपने एक चित्र देखा होगा ऐसे। ठीक है, अनुकूलतम जनसंख्या यहाँ पर जो क्या है, अधिकतम आय प्रदान करती है या अधिकतम लोगों का जीवन भरण हो सके, वो क्या हो? अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में अंतर्राज्यीय प्रवास में स्त्रियों का प्रतिशत सर्वाधिक रहता है। ठीक है, तो अंतर्राज्यीय 87 का जो है सी सही है, ग्राम से ग्राम प्रवास। ठीक है, इसको थोड़ा अगर हम लोग समझ लें, एक राज्य के अंदर तो उसको हम क्या बोलते हैं? अंतर्राज्यीय प्रवास बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अंतर्राज्यीय प्रवास में 1991 में लगभग 69.33% प्रवास हुआ था। ठीक है, इसमें से 49% लगभग पुरुषों ने प्रवास किया था ग्राम से ग्राम, जबकि 75.77% फीमेल ने प्रवास किया था ग्राम से ग्राम। ठीक है, इसका मुख्य कारण था विवाह। क्या था? विवाह। ठीक है, तो 1991 में अंतर्राज्यीय प्रवास में स्त्रियों का प्रतिशत सर्वाधिक ग्राम से ग्राम प्रवास में था, जो कि कितना था? 75.77% था। ठीक है, प्रश्न संख्या 88 देखते हैं हम लोग।
प्रश्न संख्या 88 है। कुछ भूगोलवेत्ताओं के नाम दिए गए हैं और उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों की बात की गई है। तो प्रश्न संख्या 88 का जो है हम लोग मिलान करते हैं वाटर क्रिस्टालर, ठीक है। तो ए ने क्या दिया, केंद्रीय से सिद्धांत, ए का थ्री यहाँ 2 जगह मिल रहा है, ठीक है। जी के जिफ ने क्या दिया, रैंक साइज रूल। बी का फोर देखिए यहाँ मिल रहा है, सिर्फ एक ही जगह मिल रहा है, तुम्हारा उत्तर सी सही हो गया। सी का वन एडवर्ड एकरमैन ने क्या दिया, जनसंख्या संसाधन प्रदेश दिए थे, ठीक है। और डी का 2 हो गया, टीएल स्मिथ, नगरीय उत्पादन, ठीक है। क्रिस्टालर ने अपना सिद्धांत जो है 1933 में दिया था, और जो है जीके जिफ महोदय ने अपना सिद्धांत 1949 में दिया था, ठीक है। और एकरमैन ने 1970 में अपने जनसंख्या संसाधन प्रदेश को बताया था, ठीक है। प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 89। लास्ट का परिवर्ती का पदानुक्रम किस वर्ष में दिया गया था, ठीक है। तो 89 का जो है आंसर है ए, 1954 में। आपको पता होना चाहिए क्रिस्टालर ने 1933 ईस्वी में जो अपना सिद्धांत दिया था उसमें के वैल्यू जो बताई थी वो स्थिर बताई थी। कैसी बताई थी, स्थिर के वैल्यू की बात की थी। जबकि जो लास्ट ने इसमें संशोधन करके बताया कि जो के पदानुक्रम है वो स्थिर नहीं है, बदलता रहता है, ठीक है। परिवर्ती पदानुक्रम बोला है उन्होंने, क्या बोला है, परिवर्ती पदानुक्रम, जो कि बदलता रहता है, जो कि स्थिर नहीं है। और ये संशोधन कब किया गया था, 1954 में, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में वर्ष 2022 में विश्व में जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम दर्ज किया गया है। तो ठीक है, इसका सही उत्तर है 90 का बी, ओसेनिया, ठीक है। ओसेनिया में सबसे कम, उससे अधिक नॉर्थ अमेरिका में, उससे अधिक साउथ अमेरिका में, उससे अधिक यूरोप में। ये इसका प्रश्न के जो विकल्प दिए उस आधार पे इसको अरेंज कर दिया है, ठीक है। तो ओसेनिया में सबसे कम जनसंख्या दर्ज की गई थी, ठीक है। प्रश्न संख्या 91 हम लोग देखते हैं, वायुमंडल की किस परत में निशादीप्त मेघ पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 91 में जो है 91 का सही उत्तर है मध्य मंडल, ठीक है। ध्रुवों के ऊपर, कहा, ध्रुवों के ऊपर ग्रीष्म काल में, थोड़ा समझ लीजिएगा, ग्रीष्म काल में उल्का धूल, ध्रुवों के ऊपर ग्रीष्म काल में उल्का धूल एवं संवहनीय प्रक्रिया द्वारा जो है जल वाष्प या आर्द्रता ऊपर पहुंचाई जाती है। तो उल्का धूल और आर्द्रता वहां मौजूद रहती है, उसके सहयोग से संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, वहां पर संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और बादलों का निर्माण होता है। इन्हीं बादलों को क्या कहा गया है, निशादीप्त मेघ कहा गया है। क्या कहा गया है, निशादीप्त मेघ कहा गया है। और ये घटना कहाँ घटित होती है, ध्रुवों के ऊपर, कहाँ, कब, ग्रीष्म काल में, ठीक है। और किस मंडल में, मध्य मंडल में घटित होती है, ठीक है। जब उल्का धूल और संवहनीय प्रक्रिया द्वारा पहुंचाई गई आर्द्रता मिलने के बाद जो संघनन प्रारंभ होता है तो बादलों का निर्माण होता है, उन बादलों को क्या कहा जाता है, निशादीप्त मेघ कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 92 हम लोग देखते हैं, सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 93 हम लोग देखते हैं, निम्न में से किसको विकिरण खिड़की कहा जाता है। विकिरण खिड़की कहा जाता है 93 डी, पर्वतों को, ठीक है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, आने वाला इनकमिंग और जाने वाला आउटगोइंग, दोनों विकिरण की मात्रा जो है वो क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों बढ़ती जाएंगी, इसलिए ऊंचे पर्वतों को विकिरण खिड़की के नाम से जानते हैं। हम लोग आगे देखते हैं, वे पवनें जो समदाब रेखाओं के समांतर तथा दाब प्रवणता के समकोण पर बहती हैं क्या कहलाती हैं। इसका सही उत्तर है भूस्थैतिक पवनें। इसको अगर हम लोग समझ लें, जैसे मान लीजिए ये जो है समदाब रेखाएं हैं, मान लो 1000,
2 मिली बार, फिर 1004, 1006, 1008, 1010, 1012 मिली बार है। पवन आपको पता है इधर हाई प्रेशर है, इधर लो प्रेशर, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलना प्रारंभ हो जाएगी, उच्च दाब से निम्न वायु दाब की तरफ। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कोरियालिस बल की वजह से हवाएं अपने दिशा से विक्षेपित हो जाती। तो जब ये ऐसे विक्षेपित हो रही हैं, लेकिन ये इतनी विक्षेपित हो जाएं कि ये समदाब रेखाओं के समांतर हो जाएं, तो इस तरह जो पवनों की उत्पत्ति होती है उनको कहा जाता है भूस्थितिक पवनें। ये एक आदर्श दशा है, हालांकि ऐसी दशा मिलती नहीं है, लेकिन आदर्श दशा है। यदि ये पवनें ऐसे विक्षेपित होकर समदाब रेखाओं के समांतर बहने लगे तो उनको क्या कहा जाएगा? भूस्थितिक पवनें कहा जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 94 के बाद प्रश्न संख्या 95। रासवी तरंग का संबंध निम्न में से किसके है? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, ये तो बहुत सरल प्रश्न है। 95 सी, उच्च स्तरीय पवन संचार। उच्च स्तरीय पवन संचार, उच्च स्तरीय पवन संचार पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर क्षोभ सीमा के आसपास चलने वाली पवनों को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। इन्हें ही रासवी तरंग भी कहते हैं। ठीक है, और जेट स्ट्रीम जो शब्द है वो 1947 में C.G. रासवी ने दिया था। ठीक है, इसलिए इनको जेट स्ट्रीम या रासवी तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 96। किस देश में 1948 में यूजेनिक संरक्षण कानून महिलाओं को कुछ आसान शर्तों के साथ प्रेरित गर्भपात की अनुमति देता है? 96 का जो सही विकल्प है वो है जापान ने 1948 में जो है कानून पारित किया था जिसमें गर्भपात की अनुमति दी गई थी। प्रश्न संख्या 97 है E.A. एकरमैन द्वारा प्रस्तुत जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश में निम्न किस प्रदेश में आते हैं? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ब्राजील तुल्य प्रदेश। ठीक है, ब्राजील तुल्य प्रदेश। इसमें क्या है, 1970 ईस्वी में एकरमैन ने संपूर्ण विश्व को 5 जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में बांटा था। ठीक है, अब ब्राजील तुल्य प्रदेश की इन्होंने विशेषता बताई थी कि ये तकनीक की दृष्टि से पिछड़े हैं। कैसे हैं? तकनीकी दृष्टि से पिछड़े हैं, क्षेत्रफल इनका विशाल है, जनसंख्या जो है संसाधन की तुलना में कम है। ब्राजील तुल्य प्रदेशों में जो है वो जनसंख्या जो है क्या है, कम है संसाधन की तुलना में, और तकनीकी रूप से क्या है, पिछड़े हैं। तो ऐसे क्षेत्र जो है ब्राजील तुल्य प्रदेश कहा जाता है, जो कहाँ है, दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में पाए जाते हैं। E.A. एकरमैन ने 1970 में 5 जनसंख्या संसाधन प्रदेश बताए थे। अगला देखते हैं, कौन से शब्द का अभिप्राय बस्तियों को उनके आकार अथवा अन्य बातों जैसा कि उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों एवं सुविधाओं के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करता है? तो प्रश्न संख्या जो है 98 का जो सही उत्तर है वो है ए, अधिवास पदानुक्रम। आपको पता होना चाहिए कि किसी क्षेत्र की बस्तियों को जनसंख्या आकार या किसी अन्य बात के आधार पर आरोही या अवरोही क्रम पर घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में जब हम श्रेणी के रूप में व्यवस्थित करते हैं तो जो श्रृंखला बनती है उसे ही पदानुक्रम कहते हैं। ठीक है, ये अधिवास पदानुक्रम कहलाता है, सेटलमेंट हायरार्की कहलाती है। और ये जो है अन्य बातों जैसा कि उनके द्वारा किए जाने कार्यों एवं सुविधाओं के आधार पर भी हो सकता है। ठीक है, विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, तो एक ये जो है अधिवास पदानुक्रम कहलाता है। प्रश्न संख्या 99 देखते हैं हम लोग।
99 है, नवजात मृत्यु दर शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस श्रेणी की शिशु मृत्यु दर को दर्शाने के लिए किया जाता है? तो इसका जो है विकल्प ए सही है। वे शिशु जो अपने जीवन के 4 सप्ताह पूरे करने से पहले मर जाते हैं वो क्या कह जाते हैं? नवजात मृत्यु दर कहलाते हैं। ठीक है, नवजात मृत्यु दर। एक होता है शिशु मृत्यु दर। क्या होता है? शिशु मृत्यु दर, जिसको हम लोग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कहते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कहते हैं। इसमें क्या है, 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की कुल मृत्यु जो है शिशु मृत्यु दर कहलाती है। लेकिन जो नवजात मृत्यु दर है, नवजात मृत्यु दर है वो जो है 4 सप्ताह पूरे करने से पहले ही मृत्यु हो जाए, यानी कि 28 दिन से पहले ही मर जाते हैं, तो वो नवजात मृत्यु दर कहलाती है। तो प्रश्न संख्या 99 का सही उत्तर क्या है? विकल्प ए। आगे हम लोग देखते हैं न्यूनतम प्रयास सिद्धांत। न्यूनतम प्रयास सिद्धांत किसने दिया था? तो ये न्यूनतम प्रयास सिद्धांत जो है प्रवास से संबंधित सिद्धांत है। जिफ महोदय ने दिया था। ठीक है, रायली महोदय ने गुरुत्व मॉडल दिया था जो कि प्रवास से संबंधित है। ठीक है, और जिफ महोदय ने इसमें बताया था प्रवास की मात्रा दूरी के विपरीत अनुपाती होती है। विपरीत अनुपाती होती है। न्यूनतम प्रयास सिद्धांत में जिफ महोदय ने बताया था। ठीक है, ये प्रवास से संबंधित रायली महोदय ने गुरुत्व मॉडल दिया था। ठीक है, ये हमारे 100 प्रश्न कंप्लीट हो गए आज के सेशन में, जिसमें हमने 51 से लेकर के 100 प्रश्नों तक शामिल किया है। 1 से 50 तक के प्रश्नों को हम पहले भाग में देख चुके हैं। आज ये हमारा सेकंड भाग था। इसके बाद हम तीसरा भाग देखेंगे जिसमें हमारा ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें 100 से लेकर के 150 तक के प्रश्नों को हम सम्मिलित करेंगे। उम्मीद है आपको हमारी व्याख्या बेहतर समझ में आई होगी, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।